हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। देखो, आपको पता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो ये अपने आप को एक कंपनीज के रूप में सेक्शन 8 में रजिस्टर करवाएगी एनपीओ, या अपने आप को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करवाते हैं सोसाइटी एक्ट के अंदर, या फिर एक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर कराते हैं। चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी इनकम होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कुछ प्रोसीजर इनको फॉलो करना होगा। वो क्या कंडीशंस है, क्या प्रोसीजर है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रस्ट बनाने के लिए एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसका एक ऑथर होता है जिसको बोलते हैं फाउंडर, सेटलर। जब ये ऑथर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है ट्रस्टी को, ट्रस्टी इसकी देखरेख करता है, और ये जो ट्रस्ट बनाया जाता है जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा उसको बोलते हैं बेनिफिशरीज। तो ट्रस्ट या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशरीज होते हैं वो जनरल पीपल होते हैं, यानी जनता के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है पब्लिक ट्रस्ट जो रेस्पेक्टिव स्टेट का अपना अगर कोई खुद का एक्ट होता है उसके अंदर गवर्न होता है। प्राइवेट जहाँ पर बेनिफिशरीज इंडिविजुअल्स होते हैं या उनके शेयर्स जो है वो स्पेसिफाइड होते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के लिए जो बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है उसको प्राइवेट बोलते हैं। कई केसेस में दोनों होते हैं, पब्लिक कम प्राइवेट। और प्राइवेट ट्रस्ट जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत गवर्न होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट विच इज़ फॉर चैरिटेबल पर्पस, ऐसी ट्रस्ट जो चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब जैसे रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की सेवा करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल की सर्विस देना, योगा प्रोवाइड करना। और रिलीजियस ट्रस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्ट के अंदर। रिलीजियस ट्रस्ट मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट का मैंने बताया आपको कि ट्रस्ट विच इज़ फॉर चैरिटेबल पर्पज़। तो सवाल ये उठा कि चैरिटेबल पर्पज़ का मतलब क्या होता है। तो चैरिटेबल पर्पज़ को डिफाइन किया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 15 के अंदर। इसमें बताया गया कि चैरिटेबल पर्पज़ इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की सेवा करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट जैसे वाटर शेड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करना। और द लास्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर कोई ट्रस्ट कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस देता है तो ऐसे केसेस में बोला कि आप ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस से संबंधित एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो इसको चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन लगाई बाद में, उसमें बोला गया कि अगर आपकी जो ये जनरल पब्लिक यूटिलिटीज़ की सर्विस से जो भी इसकी एक्टिविटी से जो बिजनेस इनकम आ रही है, जो रिसीट आ रही है, वो टोटल रिसीट है ट्रस्ट की, उसके 20% से अधिक ना हो। अगर 20% से ज़्यादा हो जाएगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर 20% तक है, मान लो अगर टोटल रिसीट जो है वो 100 रुपये है, तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटी की सर्विस से जो बिज़नेस इनकम से जो आपको रिसीट आ रहा है वो 20 रुपये तक, अगर 20 रुपये आता है या 20 से कम आता है तो मान लिया जाएगा कि आपकी ये जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी की जो सर्विस है, इससे जो बिज़नेस इनकम आ रही है वो भी आप चैरिटेबल पर्पज़ को पूरा कर रहे हो। अगर 20% से अधिक हुआ तो फिर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट की जो इनकम होती है मेनली, इनकी जो इनकम होगी मेनली या तो प्रॉपर्टी से होगी, इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर डोनेशंस मिलता है इनको। तो चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट की जो इनकम होगी या तो प्रॉपर्टी से होगी या फिर डोनेशन से होगी। तो प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी अप टू सम एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, यानी एक्ट में जितना स्पेसिफाई किया हुआ है उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, आगे बता दूंगा मैं आपको। डोनेशन की अगर मैं बात करूँ, एक होता है कॉर्पस डोनेशन। जब एक डोनेशन वॉलंटरली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के
तहत दिया जाता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के तहत जब एक डोनेशन दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं कॉर्पस डोनेशन। और कॉर्पस डोनेशन जो होता है वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, ऐसे आप समझ सकते हो कि ट्रस्ट का एक कॉर्पस डोनेशन होता है और ये एग्जम्प्ट होता है। एक डोनेशन होता है एनोनिमस, जो रिलीजियस ट्रस्ट होता है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनको मिलता है एनोनिमस डोनेशन यानी गुप्त दान। जैसे आप देखते हो कि मंदिर के बाहर एक पेटी रखी होती है, दान पात्र, जिसमें आप जाते हो तो इसमें कुछ रुपए डालते हो और सप्ताह या महीने के लास्ट में जब भी पुजारी उस पेटी को, उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सारे रुपए होते हैं। तो पुजारी के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि पर्टिकुलर 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये किस पर्सन ने दिए हुए हैं। तो एनोनिमस, जहाँ पे डोनर का कुछ पता ही नहीं होता, उनका नाम एड्रेस नहीं पता होता, गुप्त दान। तो रिलीजियस ट्रस्ट को अगर एनोनिमस डोनेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए जो ट्रस्ट है उनकी कंडीशन दे रखी है 12A के अंदर और 12AA में दे रखा है प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11(1) की। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो है उसकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, ये फुलफिल कर देते हैं, तो इनकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। मतलब टोटल इनकम का पार्ट माना ही नहीं जाएगा। वो इनकम कौन कौन सी है देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोला कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, यानी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कॉर्पस डोनेशन होता है वो तो एग्जम्प्ट है, कॉर्पस डोनेशन तो पूरा एग्जम्प्ट होता है। जो भी इस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी, मान लो 100 रुपये की इनकम आती है, तो इस 100 रुपये का यानी ग्रोस इनकम लेंगे हम, ग्रोस वर्ड लिखा हुआ है, हालांकि इनकम जो होती है वो नेट आफ्टर एक्सपेंसेस होती है, लेकिन आपके जो स्टडी मटेरियल में ग्रोस लिखा हुआ है तो हम ग्रोस इनकम ही लेंगे। तो मान लो अगर 100 रुपये ग्रोस इनकम आती है तो उसका 15% तो आपको मिल जाएगी डिडक्शन। यानी जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं उनको 15%, 15% ऑफ ग्रोस इनकम के 15% इनको मिल जाएगी एडहोक, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 15% इनको अलाउ है, ये अपने पास रख सकते हैं, इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। तो बोला कि 15% की तो आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसको साइड में कर दो। और जो रिमेनिंग 85% यानी 100 रुपये में से आपने 15 रुपये की डिडक्शन ले ली, और जो 85 रुपये, जो 85 रुपये जो रिमेनिंग है, जो 85%, इसको अप्लाई करना होगा चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आ रहा होगा कि सर 100 रुपये में से 15 रुपये तो चलो ठीक है डिडक्शन मिल जाएगी हमें, हम अपनी जेब में रख लेंगे, यानी ट्रस्ट अपनी जेब में रख लेगी, लेकिन जो रिमेनिंग 85 रुपीज़ है इसको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई का मतलब क्या होता है? अप्लाई का मतलब ये हुआ कि जो 85 रुपीज़ जो पेंडिंग है, जो बचे हुए हैं, इनको आपको खर्च करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। यानी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अगर कोई एक्सपेंस करती है, भले ही वो रिवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, जैसे एसेट परचेज कर ली। अब ध्यान रखना कि एसेट जो परचेज की जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि पूरी कॉस्ट को ही आप जब अप्लाई में मान रहे हो तो फिर डबल टैक्स नहीं मिलेगी आपको। तो अप्लाइड का मतलब क्या हुआ? आपको कोई भी खर्चा कर सकते हो आप, भले ही वो रिवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। उसके बाद आप यानी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो डोनेशन कर सकती है ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होती है 12AA के अंदर, या 1023C में आते हैं, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इनको 1023C में डिडक्शन मिलती है। तो अगर वहाँ पे आप डोनेशन करते हो या ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है, तो आपका मान लिया जाए कि आपने 85% जो है वो अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा आपने कोई अगर लोन ले रखा है, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई लोन लिया है, उसका रिपेमेंट करते हैं, और जो लोन लिया है वो कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया है। तो 85 जो बचा हुआ है उसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो? आप कोई खर्चा कर सकते हो, रिवेन्यू या कैपिटल, यानी कैपिटल का मतलब कोई एसेट परचेज कर सकते हो आप, या फिर आप
डोनेशन कर सकते हो किसी ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड होती है 12AA के अंदर या 1023C के अंदर, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर आप डोनेशन कर सकते हो। या आपने कोई लोन ले रखा है कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो उसकी रीपेमेंट कर सकते हो। अच्छा, ध्यान रखना कैश पेमेंट अगर, हालांकि आपका लेवल पे ये पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो आप, कैश पेमेंट अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो फिर वो अप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर कोई ट्रस्ट कोई पेमेंट करती है उस पर TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड भी हो जाता है। सिर्फ सुन लो आप ये पॉइंट बस, अब ध्यान से सुनना। उसके बाद मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट की जितनी भी इनकम आएगी, मतलब ग्रोस इनकम 100 रुपये आई तो 15 तो मिल जाएगी डिडक्शन, अपनी जेब में रख सकता है ट्रस्ट। जो बच गया 85 उसको ट्रस्ट को अप्लाई करना होगा, या तो वो कैपिटल एक्सपेंस कर देगा, रेवेन्यू कर देगा, या फिर डोनेशन दे देगा किसी ट्रस्ट के अंदर या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स में, या फिर किसी लोन की रिपेमेंट कर देगा जो लोन उसने कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया था। अच्छा, मान लो अगर 85 अप्लाई नहीं किया, इसने यूटिलाइज नहीं किया, जो ऊपर मैंने बताया आपको, इनके लिए इसने अगर अप्लाई नहीं किया तो फिर वो हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन इससे बचने के उपाय है। अगर ट्रस्ट ये चाहता है कि हम अप्लाई नहीं कर पाए लेकिन हम इसको एग्जम्प्ट कराना चाहते हैं, तो ट्रस्ट के पास तरीका है इसका। इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि रीज़न क्या है। आपने अप्लाई, यानी ट्रस्ट लीजिए ट्रस्ट ने अप्लाई नहीं किया, उसका कारण दो हो सकते हैं। या तो कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुई है, यानी ट्रस्ट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक्रूअल सिस्टम पे मेंटेन कर रखे हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग जो इनकम होगी वो कॉमन सी बात है वो अपनी इनकम में दिखाएगा, लेकिन वो मिली नहीं है। तो अगर आउटस्टैंडिंग कोई इनकम है, आप ये चाहते हो कि इसकी एग्जम्पशन मिल जाए, जो पैसा मिला ही नहीं उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कॉमन सी बात है ये तो इसके लिए जो ट्रस्ट है एग्जम्पशन लेने के लिए उसको फाइल करना होगा, एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा देनी पड़ेगी AO को, असेसिंग ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यानी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले ट्रस्ट को अगर एग्जम्पशन लेनी है तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, AO को बताना पड़ेगा कि जिस साल में हमें रिसीव होगा ये, हम इसको अप्लाई कर लेंगे, या तो जिस साल में रिसीव होगा उस साल में, या फिर अगली सक्सेडिंग ईयर में इसको हम अप्लाई कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। देखो, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो जिस साल में वो रिसीव होगा, मान लो कि 2021 में अगर रिसीव होता है तो 2021 में अप्लाई करना है या तो आपको ट्रस्ट को, या फिर 21-22 में, एक साल मिल जाएगा एक्स्ट्रा अप्लाई करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। अदर रीज़न, कोई दूसरा कारण है तो उसमें भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, लेकिन जिस साल में रिसीव होगा उससे अगली साल में इसको अप्लाई करना होगा, यूज़ करना होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 जो ख़त्म होगा 31 मार्च 21 को, चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम अर्न होती है। देखो ध्यान देना, मैंने बोला इनकम अर्न हुई है, रिसीव नहीं, इनकम अर्न हुई है 100 रुपये की। मैंने छोटा अमाउंट ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट, उसकी जो इनकम है वो, मतलब अर्न इनकम है वो 100 रुपये है, लेकिन इसको रिसीव जो हुआ है ओनली 60 रुपये रिसीव हुआ है इन दिस ईयर, यानी 2021 के अंदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी 100 रुपये की इनकम अर्न हुई है बट रिसीव 60 रुपीज़ हुआ है, 60 रुपये उसको प्राप्त हुआ है। और जो 40 रुपीज़ है, यानी जो बैलेंस है वो रिसीव हुआ है 21-22 में। तो देखो आप कैसे निकालोगे, आप टोटल इनकम अर्न कितनी हुई 100 रुपये, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है प्रीवियस ईयर 2021 में 60 रुपये। तो आपको पता है जितना आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ, तो मैंने आपको कहा था कि ग्रोस इनकम का 15% तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड, यानी 100 रुपये तो अर्न इनकम था आपका, ग्रोस इनकम तो 100 रुपये है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 रुपये, 15 रुपीज़। तो रिसीव हुआ 60, इसमें से 15 की आपने डिडक्शन ले ली, तो 45 है रिमेनिंग। ये आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2021 प्रीवियस ईयर के दौरान। और जो रिमेनिंग 40 है
जब ये 21-22 में आपको मिलेगा तो ये अप्लाई करना पड़ेगा 21-22, और मैंने आपको बताया था एक बोनस ईयर मिलता है, या फिर 22-23 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अगर 22-23 में आपने अप्लाई नहीं किया तो ये 22-23 की इनकम मान ली जाएगी और टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर रीजन हो सकता है 85% को अप्लाई ना करने का, यानी यूज़ नहीं किया, अदर रीज़न, मान लो कि किसी ट्रस्ट को इनकम रिसीव हुई 100 रुपीज़ की, और वो जो इनकम हुई है वो 30 मार्च 2021, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर एंड होता है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को प्रीवियस ईयर खत्म होता है। तो आप बताओ कि ट्रस्ट के लिए पॉसिबल है एक दिन में इसको यूटिलाइज करना, एक दिन में अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं। अगर बड़ी डोनेशन आई तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रस्ट टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इनकम, ठीक है। तो ट्रस्ट को अगर 100 रुपये हुआ और वो भी सेकेंड लास्ट डे मिला तो इसके लिए पॉसिबल नहीं अप्लाई करना। तो इसको बोला आप डिक्लेरेशन दे दो, ये जिस साल में आपको रिसीव हुआ उससे अगले साल यानी 31 मार्च 2022 तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक इसको अप्लाई नहीं किया, इसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ये जो 100 रुपये हैं ये आपकी इनकम मान ली जाएगी और इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। उसके बाद बोला कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे इनकम आ रही है, और वो ट्रस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, और 1 अप्रैल 1962 ये पहला दिन था जिस जब गवर्नमेंट को इनकम आनी स्टार्ट हुई थी। तो अगर कोई ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1962 से पहले और वो पार्टली चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो जितने एक्सटेंट तक ये चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए है उतनी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी से इनकम आती है, वो प्रॉपर्टी हेल्ड है इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए है, और उसमें इंडिया का इंटरेस्ट यानी इंडिया इंटरेस्टेड है, तो जितने एक्सटेंट तक इंडिया इंटरेस्टेड है उतनी इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया यूज की जा सकती है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से स्पेशल या जनरल ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 11(1)(a) कहता है कैपिटल गेन के बारे में। मान लो कोई ट्रस्ट जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी ही सेल कर दी तो उसको कैपिटल गेन होगा। जब आप किसी कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने के लिए इनके पास एक तरीका है कि एसेट परचेज कर ले। तो मान लो कैपिटल गेन जो होगा इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो नेट सेल कंसीडरेशन आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो नेट सेल कंसीडरेशन निकलता है आप सबसे पहले लेते हो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन, उसमें से आप लेस कर देते हो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस मतलब ब्रोकरेज, कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प पेपर। जब फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन में से ट्रांसफ़र एक्सपेंस लेस कर देते हो तो आता है नेट सेल कंसीडरेशन। तो क्या बोला कि अगर नेट सेल कंसीडरेशन जो है उतना आप एसेट परचेज कर लेते हो, उतने ही अमाउंट की आप अगर एसेट परचेज कर लेते हो तो पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। यस, मान लो कि 40,000 की कैपिटल एसेट है और ट्रस्ट जो है उसको सेल कर देती है 65,000 के अंदर। 40,000 की ट्रस्ट के पास कैपिटल एसेट है, ट्रस्ट उसको 65,000 में उसको ट्रांसफ़र कर देती है, यानी इसको 25,000 का हो गया कैपिटल गेन। अगर इस ट्रस्ट को 25,000 कैपिटल गेन एग्जम्पशन करवाना है तो जो नेट सेल कंसीडरेशन यानी कितने बेचा 65,000 या उससे अधिक की, इसको एक नई एसेट परचेज करनी होगी तभी एग्जम्पशन मिलेगी। अगर पार्टली यूटिलाइज कर लिया मतलब 40,000 की एसेट जो 65 में सेल की थी, लेकिन नई एसेट जो है वो 65,000 की ना खरीद कर मान लो 50,000 की ही परचेज की जाती है तो एग्जम्पशन मिलेगी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। यानी पुरानी एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी थी 40
और नई की आपकी 50 है तो 10,000 की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। जो कैपिटल गेन 25,000 हुआ था उसमें 10,000 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी बुक का ही है, बिल्कुल डिट्टो मैंने उठाया है वहाँ से, आप देख सकते हो। एग्जम्पशन मिल जाएगी ट्रस्ट को अगर ट्रस्ट इनकम को एक्यूमुलेट कर ले या सेट अपार्ट यानी अलग से रखता है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अपनी अगर इनकम को वो अलग से रख लेता है, उसको एक्यूमुलेट करना चाहता है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना उसको जिस वो पर्पज़ के लिए उसको एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको अपने पास रख रहा है, उस पर्पज़ को बताना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। फॉर्म 10 में उसको स्टेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कितने पीरियड के लिए वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10 में उनको बताना पड़ेगा स्पेसिफिक पर्पज़ भी और पीरियड, यानी कितने साल तक वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। मान लो कि किसी ट्रस्ट को एक बड़ी मशीनरी परचेज करनी है तो कॉमन सी बात है वो 1 साल की कोई डोनेशन आया, अगर वो कम पड़ रहा है तो वो एक उसी साल में तो वो परचेस कर नहीं पाएगा। तो स्पेसिफिक पर्पज़ यहाँ पे क्या होगा, मशीनरी परचेस करना। तो यहाँ पर बताया जाएगा ट्रस्ट द्वारा कि हमारा पर्पज़ ये है, हम एक बड़ी मशीनरी परचेस करना चाहते हैं और वो 50 लाख की आएगी, तो हम 3 साल तक करना चाहते हैं एक्यूमुलेट, तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो अलाउ होगा वो 5 साल तक अलाउ हो सकता है, यानी ट्रस्ट 5 साल तक एक्यूमुलेट कर सकती है। और अगर मान लो 5 साल तक एक्यूमुलेट कर लिया, 5 साल का टाइम मांगा है, तो 6th ईयर जो है उसमें इसको अप्लाई करना होगा। जो ये इसने इनकम एक्यूमुलेट की है इसको अप्लाई करना होगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा जिस पर्पज़ के लिए इसने इसको रखा है। अगर 6th ईयर में इसने अप्लाई नहीं किया तो 6 ईयर की ये इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा ट्रस्ट मनी डिपॉजिट कर सकता है सेफ स्पेसिफाइड मोड, जिसको हम सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ है सेफेस्ट मोड। जैसे गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हो गए, डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, तो लिस्ट दी हुई है, आप देखना सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 के अंदर लिस्ट दे रखी है सेफ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड मोड की। उसमें अगर डिपॉजिट कर देती है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो ट्रस्ट है ये अगर किसी अदर ट्रस्ट में मनी डिपॉजिट कर देती है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, अदर ट्रस्ट में इसको डिपॉजिट नहीं करना। उसके बाद है सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 बोलता है कि ट्रस्ट ने जो एग्जम्पशन ले रहा है ट्रस्ट 11(2) के अंदर वो विड्रॉ हो जाएगी। अगर ट्रस्ट जिस पर्पज़ के लिए ट्रस्ट ने एक्यूमुलेट किया है इनकम को, अगर वो उस पर्पज़ के लिए इसको यूज नहीं करता तो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। यानी आपने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक्यूमुलेट किया और उस पर्पज़ के लिए आप यूज भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो विड्रॉ होनी ही है। अगर स्पेसिफाइड टाइम में आप उसको यूटिलाइज नहीं करते तो भी विड्रॉ हो जाएगी। और अगर आप 11(5) के जो मोड दे रखे हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें बंद कर देते हैं इन्वेस्ट करना, तो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी ट्रस्ट की। और अगर ट्रस्ट 12AA रजिस्टर्ड ट्रस्ट को अगर डोनेट कर देती है तो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी ट्रस्ट की। सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 बोलता है कि जो ट्रस्ट है ना उसको जो एग्जम्पशन मिलती है 11(2) की वो नहीं मिलेगी अगर ये ट्रस्ट जो है ये स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं करती है एओ को, मतलब एग्जम्पशन लेनी है तो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। 11(2) की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट से पहले अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं की या फिर रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल नहीं की है तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 11(4) और 11(4)A क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रस्ट उसको बिजनेस इनकम होती है, मान लो कोई ट्रस्ट है वो अपने मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए, अपने मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी करती है, उस इंसिडेंटल एक्टिविटी से कोई बिजनेस इनकम होती है तो उस बिजनेस इनकम की भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी 11(1)(2) के तहत, लेकिन उसके लिए उसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। उसके बाद बोला कुछ कंडीशंस है, तो मैंने आपको बताया कि कंडीशंस कि सेक्शन 11(12) की अगर डिडक्शन लेनी है फर्म को
तो उसके लिए सेक्शन 12A के अंदर 2 कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ट्रस्ट का, दूसरी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट होने चाहिए CA से, और टोटल इनकम अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है स्लैब रेट उससे अधिक हुई तो उसको ऑडिट कराना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होगी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। सेक्शन 12AA बोलता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, जो ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगी उसका प्रोसीजर जो है वो 12AA में बता रखा है। इसमें क्या बताया गया कि जब भी SSC जो ट्रस्ट है वो एप्लीकेशन देगी, सबसे पहले क्या करेगी ट्रस्ट जो है एप्लीकेशन देगी किसको, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो इनकी ऑब्जेक्टिव चेक करेगा, इनकी जो जेन्युइननेस है एक्टिविटी की वो चेक करेगा। अगर CIT को लगता है कि ये अपना ऑब्जेक्टिव सही से पूरा कर रहे हैं, सही ऑब्जेक्टिव है इनका, जेन्युइन एक्टिविटी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एप्लीकेशन को, या फिर वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उनको लगता है ये जेन्युइन नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड, जिस महीने में एप्लीकेशन रिसीव हुई उस महीने के ख़त्म होने के अगले 6 महीने के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफाई करना होगा, इसको बताना होगा। अगर मान लो कि 6 महीने में कोई नोटिस नहीं आता है CIT द्वारा तो ये मान लिया जाएगा कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद देखो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो होते हैं वो कैंसिल भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो एक्टिविटी ट्रस्ट द्वारा हो रही है वो जेन्युइन नहीं है और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट नहीं है, यानी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 12(2) कहता है कि इनकम फ्रॉम मेडिकल और एजुकेशन सर्विस, मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी पर्सन को। कौन से पर्सन, यानी ट्रस्ट का ऑथर या फाउंडर है, या कोई पर्सन जिसने 50,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है ट्रस्ट में, या कोई HUF है या मेंबर ऑफ HUF है, या कोई ट्रस्टी मैनेजर है या रिलेटिव है ऑथर का, फाउंडर का। अगर कोई हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी, पर्सन जो डिफाइंड कर रखे हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के अंदर, जो ऑथर होता है, पर्सन जिसका 50,000 से अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, HUF या मेंबर या ट्रस्टी मैनेजर रिलेटिव्स होता है ऑथर का। अगर इन पर्सन को किसी को भी सर्विस दी फ्री ऑफ कॉस्ट तो जितनी वैल्यू की सर्विस दी गई है वो ट्रस्ट की इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा क्या बोला कि भैया अगर आप कोई फाउंडर, जो ट्रस्ट का जो फाउंडर है, जो ऑथर है, इसके जो रिलेटिव्स है, इसके अगर बेनिफिट के लिए आप इनकम को अप्लाई करते हो, वो कौन कौन से केस है जब ये मान लिया जाएगा कि आपने फाउंडर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया है, इनकम उस पर यूज़ की है। सबसे पहला, इफ़ लैंड टू सच पर्सन विदाउट इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, मतलब अगर 13(3) में जो पर्सन दे रखे हैं ये, अगर इनको ट्रस्ट ने उधार दिया है विदाउट इंटरेस्ट या सिक्योरिटी तो कॉमन सी बात है, हम ये मान लिया जाएगा कि इनकम कहाँ पे जा रही है, फाउंडर के बेनिफिट के लिए यूज़ की जा रही है। अगर कोई एसेट सेल कर दी इन पर्सन में से किसी को भी और वो भी एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं लिया, मतलब विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन और लेस देन, मतलब मानो कि अगर 100 रुपये की एसेट है तो आपने 100 रुपये की एसेट है, आपने बेच दी इसको 50 रुपये की, तो 50 का तो आपने डायरेक्टली बेनिफिट दे दिया इसको, जो स्पेसिफाइड ये पर्सन है इनको बेनिफिट दे दिया। ऐसे ही अगर एसेट परचेज कर ली, वो ऐसे ही अगर कोई इनकम का डाइवर्जन किया जाता है, प्रॉपर्टी का डाइवर्जन किया जाता है ऐसे पर्सन को, ये पर्सन को, तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपने उस इनकम का बेनिफिट दिया है ट्रस्ट के फाउंडर को। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसी कंसर्न में जहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी वोटिंग पावर जो है 20% से अधिक का है। वोटिंग पावर आपको पता है इक्विटी शेयर से आता है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप, सेक्शन 115 BBC बोलता है कि एनोनिमस डोनेशन, मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस डोनेशन अगर किसी रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है, रिलीजियस मतलब जो होली रिलीजियस हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उनको तो पूरा एग्जम्प्ट होता है।
तो एनोनिमस डोनेशन अगर रिसीव हुआ चैरिटेबल या ट्रस्ट को तो टैक्सेबल होगा 30% के हिसाब से, लेकिन टैक्सेबल तभी होगा जब वो डोनेशन एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा। अब सवाल ये उठा कि एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। तो जब एनोनिमस डोनेशन एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा आएगा तो उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। लेकिन एग्जम्पशन कैसे निकालोगे, तो क्या बोला कि 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। टोटल डोनेशन का लोगे 5% और 1 लाख, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लो अब मैंने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, ध्यान से देखना आप। सिचुएशन 1, टोटल डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ 30 लाख का। इस 30 लाख में जो एनोनिमस डोनेशन है, जो गुप्त दान है, वो 4 लाख रुपए का है। अगर डोनेशन रिसीव हुआ 30 लाख रुपए का, इसमें एनोनिमस डोनेशन 4 लाख का है, तो एग्जम्प्ट कितना होगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन कितना है 30 लाख का, इसका 5% कितना हो जाएगा 1,50,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए। दोनों में हाई कितना है, ज़्यादा कितना है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख एनोनिमस डोनेशन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। और आपको पता है कि एनोनिमस डोनेशन मिला कितना है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख में 1.5 लाख की आपको मिल जाएगी एग्जम्पशन और 2.5 लाख पे लग जाएगा टैक्स 30% के हिसाब से। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखो आप, टोटल डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ 40 लाख रुपए का, इसमें 10 लाख जो है वो एनोनिमस डोनेशन है, तो एग्जम्प्ट भी होगा कितना 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन कितना है 40 लाख का 5% कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए और 1 लाख, दोनों में ज़्यादा कितना है 2 लाख, तो 2 लाख की मिल जाएगी एग्जम्पशन। और जो एनोनिमस डोनेशन है वो कितना मिला है, वो 10 लाख है, तो 10 लाख में से 2 लाख की मिल जाएगी डिडक्शन और 8 लाख हो जाएगा टैक्सेबल 30% के हिसाब से। और बैलेंस अगर इनकम है तो वो तो नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्सेबल होगी, यानी स्लैब के हिसाब से। अगर एनोनिमस डोनेशंस पूरा का पूरा रिलीजियस ट्रस्ट के लिए है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा, 115 बीबीसी उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ट्रस्ट चैरिटेबल प्लस रिलीजियस दोनों है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अगर इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन से यानी पार्टली रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उनको जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए जितना भी मिलेगा उस पर 115 बीबीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहता है कि एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 शैल नॉट अप्लाई, यानी जो ट्रस्ट है जो एग्जम्पशन ले रही है 11-12 की, वो नहीं मिलेगी इन फॉलोइंग केसेस में। वो कौन कौन से केस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यानी कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है और प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यानी कोई मंदिर बना रखा है और उसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को अलाउ है दर्शन करना, तो वो क्या हो जाएगा प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए हो जाएगा। तो ऐसी ट्रस्ट से जो भी इनकम आएगी उसकी प्रॉपर्टी से वो उसमें उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी 11-12 की। अगर कोई इनकम आती है ट्रस्ट से, वो जो ट्रस्ट बनाई गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट है, कम्युनिटी है, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी 11-12 की। अगर इम्पॉसिबल मोड्स यानी 11-5 के अलावा किसी और मोड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर इनकम का बेनिफिट दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाउंडर, मेंबर, ट्रस्टी, मैनेजर को, तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और किसी ऐसी कंसर्न में जिसमें रिलेटिव पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें भी अगर कुछ आपने इनकम को अप्लाई करने की कोशिश की तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, अगर वो
फाइनेंस होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और वो गवर्नमेंट ग्रांट उसमें 50% से अधिक आती है टोटल रिसीट का, तो पूरा का पूरा जो इनकम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल है, उसमें जो गवर्नमेंट ग्रांट आती है, कोई स्कूल कॉलेज उसमें जो गवर्नमेंट ग्रांट आती है वो टोटल रिसीट के 50% से अधिक की ग्रांट आती है गवर्नमेंट की, तो वो पूरा का पूरा जो है उसकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, बशर्ते कि वो मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज़ की होना चाहिए, उस प्रॉफिट के लिए वो ना हो, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो, तो पूरी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन देखो कोई नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स है, और उनका जो सोनली जो पर्पस है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना या मेडिकल सर्विस देना है और नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो ऐसे केसेस में बोला कि 1 करोड़ तक एग्जम्प्ट है, यानी जो भी एनुअल रिसीट आएगी उसका 1 करोड़ तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1 करोड़ तक एग्जम्प्ट हो जाएगा।